यार एक सेकंड पहले, नेटवर्किंग से चीजें इजी रहती हैं कि जिस भी बंदे को बोलो हाँ नेटवर्किंग अरे ये तो वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं ऑन प्रेम में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर लोग धीरे धीरे करते रहते, शुरू करते रहते, क्लोज करते रहते। तो नेटवर्किंग बहुत होती है नेटवर्किंग, इसलिए हम मोस्टली नेटवर्किंग से ही शुरू करते हैं। बट नेटवर्किंग इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। आई मीन लाइक यू कैन नॉट से कि स्मॉल वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, यस इट्स अ कॉन्सेप्ट इन क्लाउड, जो कि बहुत सब कुछ नहीं है क्लाउड के अंदर, है ना। तो नेटवर्किंग एक चीज है जो हमने सेटअप कर दी है अभी तक क्लाउड के अंदर। कुछ थोड़ा बहुत कंप्यूट भी, मतलब जो है हमने शुरू किया उसके अंदर कंप्यूट भी डाल दिए, कुछ वीएम्स भी डाल दिए, बट दैट इज नॉट इनफ। और जो अब शुरू करेंगे हम लोग ना, अब या इसके बाद जो शुरू करेंगे वो बहुत कुछ। ये हरिमूर्ति ठीक ना, म्यूट करके क्या करो। और हरी नहीं था, कोई और ही था, कैन लीव इट। तो आई मीन लाइक नेट क्लाउड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो नेटवर्किंग के आसपास हम नहीं अटक सकते। आप लोगों को थोड़ा सा अब डोमेन चेंज करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू थिंक अबाउट कि अब थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि चीजें बिल्कुल सेम है जो आपने की होंगी आज तक, पर थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, है ना। जो आपका हो सकता है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना हो, या फिर हो सकता है कि कभी ऐसा किया ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू पीपल रिवील अराउंड द नेटवर्किंग। तो अब नेटवर्किंग से हटके, सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इन द क्लाउड इज द स्टोरेज, है ना। स्टोरेज की हम बात करेंगे, स्टोरेज, फिर हम बात करेंगे डेटाबेस, फिर बहुत सारी चीजें धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं अभी तक कहीं पे कोई खास सिक्योरिटी को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, टच नहीं कर रहा हूँ। मैं डिस्कशन कर रहा था, कई बार इंटरनल डिस्कशन करता हूँ लोगों के साथ, तो मैं सोच रहा था कि नेटवर्किंग को कैसे करें, सिक्योरिटी को कैसे करें। तो सोचा अगर अभी सिक्योरिटी को करेंगे तो नींद और जल्दी आएगी, है ना। तो थोड़ा सा फर्स्ट वी विल कवर द बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट की क्लाउड में चीजें क्या क्या है, कैसे कैसे, फिर उनको धीरे धीरे सिक्योर करना शुरू करेंगे, विच इज अगेन अ वेरी वास्ट थिंग इन द क्लाउड। छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करना, नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है, वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है, इंटरकनेक्ट कैसे कनेक्ट करना है, या फिर बहुत सारे अटैक्स होते हैं उनसे कैसे बचाना है। फिर जैसे हमने कंप्यूट कर लॉन्च किया था, वर्चुअल मशीन को कैसे हार्डन करना है, कैसे सिक्योर करना है, एंटीवायरस, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, ये सब चीजें हमें करनी है। स्टोरेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होती है, थ्रेट प्रोटेक्शन क्या होती है, आईडीएस आईपीएस क्या होते हैं, पैरामीटर फायरवॉल क्या होते हैं, वैफ क्या होता है। तो ये मतलब हमें लाइक धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, करना होगा। और धीरे धीरे करते ही आज मेरे साथ सिक्स्थ हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है आज। All right, so let me share my screen. I'll take 1 minute and then we'll start. One second. तो अभी तक किसी को भी कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो। और अब से मैं थोड़ा सा भाई ना क्वेरी मॉडल। तो है, लेकिन वो हाँ, रजिस्टर में ऑफिस में ही भूल गया कल। तो अरे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पूछता हूँ। पक्का। और एक ना रजिस्टर जरूर बना लो, कि ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं कि जब तक लिख के नहीं देखोगे ना, तब तक चीजें समझ में नहीं आती। एक सच में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो एक रजिस्टर बना लो, उसमें प्रैक्टिस करते रहो। तो कल तो ऑफिस में रह गया यार, वो इन्वेस्टमेंट प्रूफ डालने थे तो वहीं रह गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ओके, सो let us start. I mean like first of the thing, what do you think, what could be the storage is, स्टोरेज क्या हो सकती है, क्या होती होगी। विजय सर, विजय सर, एक छोटा सा था कल जो हम लोग कर रहे थे ना, एक था अपना ऑन प्रेम साइट और एक था वीपीएन में साइट टू क्लाइंट, क्लाइंट टू साइट। जीसीपी में जब हम लोग करते थे, आपने कहा था कि क्लाइंट टू साइट जीसीपी सपोर्ट नहीं करता है।
इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है सर, या मतलब ऐसे ही है कि मतलब वो नहीं करते? क्योंकि साइड टू साइड तो हम देख रहे थे कि इंटरनल हो रहा था मेरा, टावर 1 था, टावर 2 था, हमने वीपीसी बनाए थे, उधर उधर कर ली। नहीं इंटरनल नहीं था यार, वो ऑन प्रीम से लेकर तुम्हारा क्लाउड के लिए होगा, दैट इज नॉट इंटरनल, वो इंटरनल एग्जाम्पल दिया गया था ना। बट बेसिकली वीपीएन क्यों यूज करेंगे आपका, दैट इज अगेन वन ऑफ द यूज केस की वीपीसी टू वीपीसी कनेक्ट करने के लिए। बट हम क्यों यूज करते हैं ऑन प्रीम को पब्लिक क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए, हम वीपीएन का यूज करते हैं। वीपीएन का यूज करते थे। मल्टीपल साइट्स होंगी आपकी ऑफिसेज में, बिल्कुल बिल्कुल। उनको कनेक्ट करने के लिए तो वो वीपीएन यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो उनसे पैन निकाल लेता हूँ। तो आज बात करें हम स्टोरेज की। स्टोरेज जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3-4 बार मैंने ये बात बोली क्योंकि इसका मतलब होगा कहीं ना कहीं। क्यों है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये अभी हम देखते हैं। और मैं कहूँ कि स्टोरेज स्टोरेज सब कुछ है, ऐसे भी कह सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मेरा मन कह रहा तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, नहीं, ये सच है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि स्टोरेज इज एवरीथिंग इन द क्लाउड। तो देखो है क्या। अरे कनेक्ट नहीं हुआ पैन मेरा, एक सेकंड रुकना यार। हाँ नाउ इट इज कनेक्टेड, पता नहीं कहाँ कनेक्ट किया था। ओके, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टोरेज। तो देखो, व्हाई आई एम सेइंग स्टोरेज इज एवरीथिंग, स्टोरेज इज द की थिंग फॉर एनीथिंग। व्हाट इज द की थिंग, आई मीन लाइक for a computer, right? For a computer you do lots and lots of multiple things, but at the end of the day उन सब चीजों को आप कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में सेव करके रखते हो। हार्ड डिस्क में सेव करके रख दिया, फिर नेक्स्ट डे आते हो, नेक्स्ट डे आते हो, हमेशा काम करता रहता है और ये सालों साल चलता रहता है। अगर कल को ये कंप्यूटर खराब हो गया, रैम सीपीयू खराब हो गया, तो यू वांट कि ये हार्ड डिस्क जो है दूसरे कंप्यूटर पे अटैच हो जाए। तो आप हमेशा कहते हो कि मेरी हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा डाटा उसी के अंदर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो और स्टोरेज हर चीज के साथ मिलेगा, जो हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं उसके साथ भी डिस्क अटैच होती है हमारे साथ, है ना। और अलग से स्टोरेज भी है हमारे पास, और फिर डाटाबेसेस अगेन ना स्टोरेज, ये हमारे सब स्टोरेज का पार्ट है। तो स्टोरेज बहुत सारी चीजों में कवर करता है, और स्टोरेज ही जो है किसी भी कंपनी के लिए मेन चीज होती है, चाहे वो डाटाबेस हो, चाहे नॉर्मल स्टोरेज, चाहे वीएम के डिस्क हो। सारा का सारा काम जो है वो स्टोरेज में ही स्टोर होता है। जो मेन मेन आई मीन लाइक नॉट मेन मेन एवरीथिंग जो आप अपने कंप्यूटर में सिलेक्ट करते हो, तो सोच के चलो कि इतने सारे कंप्यूटर है, उनके अंदर जो हार्ड डिस्क उनका कहीं ना कहीं डाटा स्टोर होता होगा। फिर जीमेल है ना। और जीमेल में जितने सारे ईमेल्स है, इतना इतना आपको जीबी फ्री मिलता है, वो सारा का सारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। यू वांट कि कोई ना कुछ भी डिलीट ना हो, यही रहते चाहे बेफालतू की हमारी इसमें से 23 GB मेल्स हो, बट वी वांट कि फ्री का स्पेस मिल रहा तो कुछ भी डिलीट नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी, आई मीन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू सेम विद, आई मीन लाइक आउटलुक भी हम यही रखते हैं कि आर्काइव करते रहते हैं, है ना। आर्काइव करते हुए कहीं ना कहीं स्टोर कर देते हैं। अब आउटलुक की जो आर्काइव फाइल होती है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है, टेक एन एग्जांपल सी या डी ड्राइव में, सी ड्राइव या डी ड्राइव के अंदर जाके स्टोर होती है। तो वो कोई जीमेल या मेल्स की फॉर्म में थोड़ी ना स्टोर होती है, तो वो एक फाइल बनी, उस फाइल को हमने जाके स्टोर कर दिया, और कभी जरूरत होगी तो उस फाइल को दोबारा से अटैच कर देंगे आउटलुक के साथ और यूटिलाइज कर लेंगे। सो दैट इज अगेन अ स्टोरेज, राइट। एक चीज तो ये है स्टोरेज के टर्म्स में। दूसरी चीज क्या है कि AWS का जो भी पूरा
बिजनेस है वो शुरू हुआ था विद द स्टोरेज ओनली, सो दे स्टार्टेड देयर यूनिट विद द स्टोरेज S3 जिसे हम बोलते हैं। उन्होंने बिजनेस S3 के साथ शुरू किया था कि आओ मेरा स्टोरेज यूज करो, फिर ऑर्डर हो, जितना भी कॉन्सेप्ट चलता रहा था। तो स्टोरेज प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ क्लाउड, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ज्यादा कुछ मतलब इट्स वेरी इजी अनडाउटेडली, बट इन टर्म्स ऑफ आई मीन लाइक बिजनेस क्रिटिकलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसकी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि डाटा गया तो सब कुछ गया। कल को टेक एन एग्जांपल, आज के टाइम में आपको किसी को पता है मेक माई ट्रिप कहाँ से चलता है, कौन से क्लाउड से? मेक माई नहीं ट्रिप भाई, कौन से क्लाउड नहीं है? पता, अरे यार, नहीं न्यूज पता। न्यूज तो चलते रहते हैं। मेक माई ट्रिप चलता है AWS से। अब ये मत कह देना नेटफ्लिक्स का नहीं पता हमें। ये भी AWS से ही चलता हुआ। AWS से। हाँ, नेटफ्लिक्स। ये किसने बोला? दूसरा बंदा कौन था? हेमंत यादव। ये बहुत गहरी, मतलब तुमने ऐसा लगा कि एकदम से वो जा चुके थे अपने उसमें, और फिर नहीं एकदम से उठ नहीं, के आपने बोला है। अरे भाई सुबह के टाइम थोड़ा ऐसे होता है, गला सा थोड़ा, आवाज थोड़ी। नेटफ्लिक्स पे AWS पे चलता है। अच्छा, ये जीमेल वगैरह कहाँ पे चलती होंगी? जीमेल, गूगल मीट, ये ऑल दोस थिंग्स, आई मीन लाइक जी सूट ऑब्वियसली के। ये तो गूगल जीसी पे ही चलेंगी सर, गूगल क्लाउड है इनका। ऐसा भी है, बट पहले ये लोग हो सकता है कोई और क्लाउड यूज करते हो। ये सारा GCP पे चलता है। तो जहाँ पे जीमेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है कहा जाता है वहीं, और यूट्यूब यूट्यूब भी इन्हीं का है ना। यूट्यूब हो गया, ये सारा का सारा डेटाबेस में जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें अगेन GCP, जहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पे हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। दैट काइंड ऑफ आई मीन लाइक trust is provided by the any cloud service provider. तो जैसे कि AWS.com, Amazon.com जहां से चलती है वहीं पे ये कहते हैं हमारी मशीन भी चलती है। देयर इज नो पार्शियलिटी एट ऑल, है ना। तो दिस इज हाउ दे डू। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेक माई ट्रिप, अगर मान लो एक एग्जांपल मैं ये दे रहा था मेक माई ट्रिप या नेटफ्लिक्स का, कि ये S3 में जाके मतलब किसी भी स्टोरेज में जाके इसका डाटा स्टोर हो रहा है, स्टोरेज में जाके स्टोर हुआ। और यू ऑल नो कि मेक माई ट्रिप और नेटफ्लिक्स का सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डाटा ही है ना। अगर नेटफ्लिक्स की वीडियो किसी ने चुरा ली फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा। इन द सेम मेक माई ट्रिप के जो प्लान्स है वो किसी ने चुरा लिए, वीडियोस वीडियोस जो भी है इसकी वो किसी ने चुरा लिया, दिस इज नथिंग। सो जितना भी स्टोरेज है उसको सिक्योर करके चलना, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट इसकी सिक्योरिटी भी बहुत, आई मीन लाइक दिस इज नॉट अ डे जॉब। उसको लर्न करना, बहुत सारी चीजें आती है, क्रिप्टोग्राफी आती है, या हम जिसको एनक्रिप्शन बोलते हैं, फिर डाटा इन ट्रांजिट आता है, डाटा ट्रस्ट आता है, फिर फायर होल आता है, फिर बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लगाते होते हैं, है ना। सीडीएन आता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स जब हमें पहले स्टोरेज का पता होगा। अभी स्टोरेज का ही पता नहीं तो फिर सिक्योर किसको करेंगे, है ना। तो दिस इज व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरेज पीस। अच्छा, जो स्टोरेज है चाहे वो किसी भी क्लाउड में हो, चाहे वो AWS में हो, चाहे वो Azure में हो, चाहे वो GCP में हो, चीजें सेम ही रहती है, और मोस्टली सर्विसेज भी सेम ही है। द वे दे प्रोवाइड, नोमेनक्लेचर एक डिफरेंट होगा यहाँ पे। जैसे कि स्टोरेज को मैं मोटे मोटे तौर पे बोलता हूँ तो S3 के नाम से दिया जाता है, यहाँ पे ब्लॉब के नाम से दिया जाता है, और यहाँ पे गूगल क्लाउड स्टोरेज के नाम से GCS के नाम से दिया जाता है। सिर्फ नाम डिफरेंट है, तीनों ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, तीनों सेम ही काम करते हैं। अनलिमिटेड डाटा यू कैन पुट, राइट। कॉस्टिंग थोड़ी बहुत वेरी करेगी, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम जो स्टोरेज का काम होता है। Okay, so before we jump into the next of the things, do you people think there are different types of storage available? I mean, like even in your systems as well, or you must have seen at different places कि storage बहुत तरह के होते हैं. यस। यस। Okay, who all said yes? Ajay and Harimurthy.
हेमंत। हेमंत, ओके। योगेश का तो मेरे को एक्सपेक्टेड ही है। सो हेमंत, क्या किस तरह के स्टोरेज तुमने सुना है अभी तक? किस किस तरह के स्टोरेज सुने हैं आपने? हेमंत SSD, यादव? SSD, हाँ। HDD, नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत, ये तो बहुत गहराई में चले गए आप। बाहर से बताओ पहले तो। रैम रोम, रैम रोम स्टोरेज। और रैम रोम तो ठीक है, और रैम रोम कैसे? हैं? रैम रोम कैश। कैश, और कैश तो तुमने देख लिया इसलिए तुमने कैश बोल दिया, खैर इट्स ओके। और कैश तो मेन मेमोरी है। और बताओ भाई। सबसे ज्यादा तो आप एक HDD, स्टोरेज यूज बता। करते हो जिसको आप ऑफिस में बोलते हो, जिसके अंदर सब हैंड ओवर वगैरह सब डालते हो एक ही शेयर। शेयर फोल्डर में। हाँ, दैट शेयर इज नॉट होल्डर। हार्ड डिस्क, राइट? हम्म। दैट्स अगेन अ टाइप ऑफ स्टोरेज, करेक्ट? तो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टोरेज, और जब यू पीपल आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, राइट, इन ग्रुप पे जो है, तो किस स्टोरेज का कहाँ यूज होना है वो सब आप लोगों को पता होगा। सो टेक एन एग्जांपल, मैं ये कहूँ कि भाई कैशिंग है, तो कैशिंग का, और कैशिंग होती क्या है? सबसे पहले तो है ना, कैशिंग एक तरह से स्टोरेज है कि जब भी कोई सिस्टम आता है हमारे पास, वो सबसे महंगा है, मोस्ट कॉस्टली सर्विसेज है ना। जो भी कोई सिस्टम आता है हमारे पास, टेक एन एग्जांपल की जिसकी 8 GB रैम है, या फिर जिसको 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क है, उसके अंदर कोई 100-150 MB का हमारे पास कैशिंग मेमोरी आती है। तो कैशिंग मेमोरी क्या होती है? ऑन प्रोसेसर मेमोरी होती है। इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी बट ऑन प्रोसेसर मेमोरी। ऑन प्रोसेसर मेमोरी क्या होती है कि जो हमेशा जो है सीपीयू के साथ अटैच रहती है, सीपीयू के साथ काम करते रहते हैं, जिसको चाहिए तुरंत कैश में पड़ा हुआ ले लो, कैश में पड़ा हुआ ले लो, वहीं से कहीं और जाने नहीं सीपीयू को, है ना। सो और एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो आप सुन रहे हो, है ना, अभी आपके पास है दिमाग के अंदर, फिर ये वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब कि थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। जैसे आप एक इसके बाद धीरे धीरे सो जाओगे, उठोगे तो आपको पता चलेगा क्या पढ़ाया था, ध्यान नहीं है, दैट इज वोलाटाइल, कि वो गया दिमाग से। सो दैट्स ए कैश मेमोरी। So cache memory is something like very fast in storage, very costly, but सबसे फास्ट प्रोसेसिंग इसकी होती है, बट डिपेंड करता है कि किसको कब कितनी चाहिए। तो हमारे सिस्टम में बहुत कम होती है, बट देर आर सो मैनी, आई एम लाइक यूज केसेस जहाँ पे कैश मेमोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सिस्टम के साथ जो मेमोरी लगेगी, सीपीयू के साथ जो मेमोरी लगेगी, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है और उसको ज़रूरत भी होती है। और वो सिस्टम जो है साल साल भर से बंद नहीं होते, 2-2 साल से बंद नहीं होते, और चलते रहते, क्योंकि उसकी कैशिंग की जरूरत होती है। जैसे ही वो बंद होंगे, कैश जो है वो डिसमिस्ड हो जाएगी, और दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे दोबारा से कैश को लेके आएंगे, है ना। और कई बार क्या होता है, जो बाकी की मेमोरी है उसको फास्ट करने के लिए भी हम कुछ चीजें लगाते हैं, कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर लगाते हैं, कुछ मेथडोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी लगाते हैं। जैसे मेमोरी स्टोर है, वो भी एक कैशिंग की ही टाइप है, 300 GB तक सपोर्ट करता है। बट ये क्या है कि इसको करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो एट अ लेटर स्टेज। बट हाँ, कुछ मेमोरी को फास्ट करने के लिए भी हम जो है कुछ टेक्नोलॉजी लगाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रोसेसर के साथ, सॉरी सीपीयू के साथ आपको ये जो है कैश मेमोरी मिलेगी। मेक सेंस? सो दिस इज द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, और बहुत कम होती है हर एक सिस्टम में, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। बट जितना भी कैश होता है वो सारा यहीं पे स्टोर होता है, तो कभी भी जो है बैकग्राउंड में नहीं जाता। तो बैकग्राउंड का मतलब आपके हार्ड डिस्क में नहीं जाती ये चीज़ें, फिर हार्ड डिस्क में जाएंगी तब कैश में नहीं होगा। हार्ड डिस्क में जाएगी तो टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा दूर होता है, और हार्ड डिस्क में भी नहीं है, फिर कहीं और देखना पड़ेगा। सो विल टॉक अबाउट दैट स्लोली एंड स्लोली, बट दैट इज द कैश मेमोरी, राइट। Now the second one is the persistent disk.
this one. Okay. So this is my persistent disk. So persistent disk क्या होती है? जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो। ठीक है, तो persistent डिस्क में क्या होता है कि मेनली जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वही हम दे आर वेरी क्लोज टू सीपीयू। दे आर क्लोज टू सीपीयू, दे आर नॉट वेरी क्लोज तो सिर्फ कैश मेमोरी आ जाती है। दे आर क्लोज टू सीपीयू, आई मीन लाइक एक कंप्यूटर के अंदर आप देखोगे सीपीयू और हार्ड डिस्क अटैच्ड रहती है, तब उसकी जो है प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है जो हमारी हार्ड डिस्क है। बट इन द क्लाउड ये जो परसिस्टेंट डिस्क है, जो हम डिस्क बोलते हैं वीएम के साथ जो अटैच करते होते हैं, ये डिस्क सीपीयू के पास नहीं होती। हो सकता है कि हमारा वर्चुअल मशीन सीपीयू कहीं और चल रहा है, रैम कहीं और है एक डाटा सेंटर में, और डिस्क जो है वो अलग डाटा सेंटर में है ना। बट दे आर कनेक्टेड विद वेरी हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी 10 gig 100 gig वट एवर इंटरनली, है ना। so that whenever they are required they can come and then they can utilize। आमतौर पर मतलब आई मीन टू से कि दूसरे डाटा सेंटर में नहीं होती, बट हाँ विद इन दैट सेंटर डिफरेंट रैक्स में हो सकती है। आमतौर पे दे ट्राई कि वो पास ही रहे, बट मोस्टली दे आर नॉट वेरी क्लोज, दे कुड बी लिटिल फार ऑल्सो इन द डाटा सेंटर, बट दे आर कनेक्टेड वाया दी हाई स्पीड नेटवर्किंग, राइट। तो जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो वहां से डाटा जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है और रिक्वेस्ट डालता है और वहां से वापस लेके रिक्वेस्ट को सर्व कर देता है, सीपीयू को देता है। So those are called as persistent disk. Now how they do the read and writes in terms of disk performance। जब भी मैं डिस्क की परफॉर्मेंस करता हूँ तो डिस्क की परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है? डिस्क की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है इसके आईओप्स पे। जितने ज्यादा आईओप्स उतनी फास्ट प्रोसेसिंग, है ना। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि आप कितनी जल्दी एक सेकंड में रीड करते हो, कितनी बार रीड करते हो, कितनी बार राइट करते हो, ये डिपेंड करता है उसके डिस्क की परफॉर्मेंस पे। अगर मैं एक सेकंड में 10,000 बार रीड कर सकता हूँ, दैट मीन्स दैट इज हैविंग 10,000 ईपी सॉरी आईओप्स इज द परफॉर्मेंस, रीड परफॉर्मेंस फॉर दैट डिस्क, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि 5,000 मैं राइट कर सकता हूँ, सो दैट इज 5,000 IOPS राइट कैपेसिटी फॉर दैट डिस्क। जितनी ज्यादा इसकी रीड राइट की कैपेसिटी होगी उतना फास्ट ये डिस्क होगा। मेक सेंस? क्या ये आईओप्स आईओपीएस? IOPS, हाँ IOPS, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये आप इनपुट आउटपुट जो है रीड राइट वाले ऑपरेशंस कितनी बार करते हो एक सेकंड के अंदर, इसका मतलब ये हुआ। ये तो पैरेलल जो प्रोसेसिंग से भी रिलेटेड है। नहीं, पैरेलल कितने प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेस एक साथ हम कर सकते हैं? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो आपकी हार्ड डिस्क अटैच्ड होती है उसके अंदर जब सीपीयू कॉल आउट करता है कि भाई मेरे को कोई डाटा चाहिए, तो सीपीयू जैसे कि जितने भी सी या डी ड्राइव है उसके अंदर देखता है, सी ड्राइव के अंदर दुनिया भर के फोल्डर्स होंगे, फाइल्स होंगी, है ना। डी ड्राइव के अंदर दुनिया भर के फोल्डर्स होंगे, फाइल्स होंगी, फिर उसमें से फटाफट उन सबको फाइल को रीड करना या फिर उन फाइल्स को कभी भी राइट करना कि कितनी बार एक फटाफट जो है यहाँ से डाटा उठाया इसके अंदर राइट कर दिया। वी आर डूइंग समथिंग एंड वी वांट टू राइट इट। So take an example, if you are searching for some of the file, then it is reading all those files in the CND drive and there are thousands of file, 20,000 of file. So 20,000 read एक साथ नहीं कर पाएगा, it will take 2 seconds, right? Because we are saying 10,000 is the read capacity for that particular disk. Taking an example only as of now, ठीक है, 60,000 70,000 तक भी रीड कैपेसिटी होती है, आईओप्स होते हैं, बट टेक एन एग्जांपल किसी की 20,000 है और मेरे को 20,000 रीड के बाद वो डाटा मिला है, तो इसका मतलब इट विल टेक 2 seconds। Make sense? To get the data. So that is the how we define the performance of a disk. और ये हमेशा दो तरह के होते हैं, one is the STD and one is STD। विजय हम्म यार मेरी स्क्रीन मेरे को नहीं शो रही है, मतलब अभी कुछ ऑफ किया हुआ
बाकियों को हो रही है? हाँ जी, हो रही है अभी तो। रिकनेक्ट हाँ हो रही है। रिकनेक्ट कर लो फिर ना। यार जब भी मैं स्क्रीन को ऐसे वापस आके देखता हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे तरुण बातुश दिखाई देता है, बट तरुण ने आज तक एक वर्ड नहीं बोला है। हाँ जी सर जी। अच्छा भाई, सुन नमस्कार। रहे हो? मैं नमस्कार। मैं कहा तरुण कभी कुछ बोलता नहीं है, मैंने 2-3 बार आवाज भी दी, बट यू नेवर रिप्लाई। मैंने कहा सुन रहे हैं भाई। नहीं, अच्छी बात है, सुन रहे हो तो गुड। So this is how we define the performance, huh, of a disk. Panish ji, you are back. अब दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? चलो, तो टेक एन एग्जांपल कि मैं यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट में जाता हूँ। ओके, और मैं जाता हूँ कहाँ पे? गूगल क्लाउड में गया। और मैं एक बार जो है अपने जो डिस्क है, मेरी जो कंप्यूट के साथ जो डिस्क अटैच थी, अगर आप देखो ये जैसे कि VM इंस्टेंसेस होते हैं, ये मेरी वर्चुअल मशीन है जो हमने कल बनाई थी। तो इन वर्चुअल मशीन्स के साथ इनकी एक CPU और 2 GB रैम थी हमारे पास। इनके साथ बैकग्राउंड में एक हार्ड डिस्क अटैच होती है जो हमने दिखाई दी थी। तो अगर इस हार्ड डिस्क को मैं देखूं, वेयर इज माय स्टोरेज, हियर इज माय स्टोरेज एंड हियर इज माय डिस्क। तो अगर फ्लैट 1, 2, 3 हमारे 3 वर्चुअल मशीन्स थी, तो फ्लैट 1 के साथ कितने GB की हार्ड डिस्क अटैच है हमारे पास? 20 GB की। फ्लैट 2 के साथ 10 GB, और इसकी भी 10 GB है। दिखाई दे रही है आपको? और ये यहाँ पे कि इन यूज है, इज रेडी फॉर यूज है, दिखाई दे रही है ना आप सभी को ये? ओके, सो दिस इज माय डिस्क। अगर इस डिस्क की मैं बात करूँ आगे, डिस्क ओपन किया, तो नाउ दिस इज माय स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क। बट अगर इफ यू विल सी दी IOPS है ना, IOPS लिमिट रीड कितनी है इसकी? 3000 रीड्स मैक्सिमम, कि 3000 रीड्स जो है 1 सेकंड में कर पाएगा, और 15000 राइट्स कर पाएगा 1 सेकंड में। दिस इज द मैक्सिमम। एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग 15 और 30। सस्टेनेबल थ्रूपुट, मतलब थ्रूपुट कितना है कनेक्टिविटी में? दिस इज 240 गिग, सॉरी MB, 240 MB of data they can transmit in a second. So that is called the throughput. For a normal user it is fine, but for a large scale application this is nothing. You have to think about it. So this is what is called disk performance, और disk है ना, जो बैकग्राउंड में जो डिस्क लगी रहती है उसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं। 1 सेकेंड गाइस। ओके, तो ऑल राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिस्क, एंड जितनी ज्यादा किसी की IOPS होगी उतनी ही वो जो डिस्क है वो क्या कहते हैं, पावरफुल होगी। कहने का मतलब ये। So that is one of the thing. Now the second thing what we were talking about is there are obviously 2 types of, अच्छा नहीं होगा, let me recreate my snap. Okay, so as it is mentioned here, there the disk persistent disk are of 2 type. One is my SDD and one is my SDD. तो आपको क्या लगता है आपके सिस्टम में SDD है कि SDD है? एक तीसरा वर्जन और होता है, बट वो तीसरा वर्जन गूगल में सपोर्टेड नहीं है, हटा दिया गया है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक। जो आपकी वो गोल गोल घूमता नहीं रहता था मैग्नेट पे, वो अभी नहीं है, बंद हो गया। बट यस, SDD और SDD वी कैन टॉक अबाउट। तो आपके जो हार्ड डिस्क है, सॉरी जो आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर SDD वाले हाथ ऊपर उठाओ। एक बार SDD वाले सभी हाथ ऊपर उठाएंगे, इससे ये भी पता लग जाएगा कितने लोग जाग रहे हैं। हरिमूर्ति सिंह रेस्ट, 1 2 2 लोग, 3 लोग।
और 3 एसडीडी वाले 4 4 एक और कंटेंट 5 कंटेंट आया 5 माय डियर फ्रेंड वी आर 5 नाउ 6 वन मोर 6 7 वन मोर आ गए 7 धीरे धीरे लोग उठ रहे हैं 8 हाथ उठेगा कहाँ से? अच्छा ये रहा ना, ठीक है। हाँ उठ गया 7 8 9 so out of 16 there are 9 are saying SDD so rest अगर जो SDD कह रहे वो भी हाथ उठाओ तुम ऐसे मैं रेस्ट नहीं मानूंगा अब की बार the rest also please pick up your hand okay you are saying STD okay who else is saying STD one guys next abhi 6 more are saying like pending for the confirmation Rahul what do you say or Akhilesh what do you say is it SDD or SDD Akhilesh okay SDD good raised hand so guys one let me tell you then you can guess ki it is SDD or SDD SDD stand for solid state disk है ना solid state disk जिसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है आई मीन लाइक 60-70,000 IOPS per second SDD is my hard disk drive hard disk drive hard drive disk या hard disk drive whatever you can say और magnetic is magnetic so comparatively other than SDD की परफॉर्मेंस लो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव की है ना करीबन 10-20,000 IOPS per second इसकी परफॉर्मेंस होती है सो सबसे सॉलिड जो परफॉर्मेंस होती है सॉलिड स्टेट डिस्क की होती है मुझे नहीं लगता आज के लैपटॉप में अभी तक किसी लैपटॉप में एसटीडी आ रहा है मोस्टली दे ऑल आर वर्किंग ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं आ रहे हैं, महंगे हैं बट वो हाँ मतलब बहुत अभी आने शुरू ही होंगे बट वो बहुत महंगे होंगे करेक्ट क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है सॉलिड स्टेट डिस्क की सो दैट इज वन ऑफ द एरिया ओके the second thing is whenever you want in terms of cloud I'm not talking on prem but in terms of cloud whenever you want them you can resize the disk size okay so whenever you want you can resize the disk size take an example कि किसी की 10 GB है आपने इसको 100 GB करना है you can do that that's not a big thing I mean the most of the time what we recommend कि पहले जो है मशीन को स्टॉप कर दो फिर उसका साइज बढ़ाओ बट आपको चलते चलते करना कर सकते हो बट करप्ट होने के चांसेस रहते हैं तो स्टॉप करो मशीन को डिस्क का साइज बढ़ाओ फिर आगे शुरू करो है ना यू वांट टू मेक इट 10 terabyte you can do that you can obviously do that but till what size 64 terabyte 65 क्यों लिख दिया इसने the maximum size that we can do is 64 टेराबाइट 62 टेराबाइट तो बहुत बड़ी चीज है मेरे को लगता नहीं किसी मशीन में आज तक मतलब विंडोज में अभी तक वो सोच रहे होंगे 64 टेराबाइट लाने का बट 64 टेराबाइट इज अ वेरी बिग थिंग तो अगर मैं यहाँ पे आया और अगर मान लो मैंने इसको एडिट करना है ये मैंने एडिट पे क्लिक किया इसके साइज को मैंने अभी यहाँ पे जीबी लिखा है तो इसको मैं अगर मैं कहता हूँ कि 200 ये देखो टीबी ये हो गया मेरा 2 TB है ना जैसे मैंने 2 TB किया मेरी IOPS बढ़ गई थ्रूपुट बढ़ गई थ्रूपुट ये पूरी कंज्यूम हो गई ओके और अगर मैं और बढ़ाता हूँ मैं इसको मैं मान के चलता हूँ दिस इज 40,000 राइट ओके this is my 40,000 this is my 40 terabyte of disk so I can resize this take an example अगर मैं इसको अभी मेरा 20 था इसको मैं 40 किया तो मेरा हो जाएगा ये
हो गया मेरा। ओके, सो नाउ द साइज हैज चेंज्ड फ्रॉम 20 GB टू 40 GB। ओके, अच्छा मैं एक चीज आपको दोबारा से बता देता हूँ, सॉरी मेरे को लग रहा है मैंने स्टार्टिंग में उल्टा बोल दिया। नाउ द मैक्सिमम IOPS दे कैन यूज इज 3000 और इसमें 15,000 इस मशीन टाइप में, बट इट डिपेंड्स ऑन योर साइज ऑफ द डिस्क। सो जैसे अभी 40 GB का डिस्क साइज है तो आपको केवल 30 IOPS मिलेंगे यूज करने के लिए, 30 IOPS पर सेकेंड रीड के और 60 IOPS राइट करने के मिलेंगे एज पर डिस्क साइज जो भी हमारा E2 कैटेगरी का है। और इसमें से इसकी जो थ्रूपुट होगी 4.8 MB और इसकी भी 4.8 MB होगी थ्रूपुट, है ना, मशीन की थ्रूपुट की। जैसे टेक एन एग्जांपल, मेरा ये कनेक्ट है CPU किसी हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ जो कि उसी डेटा सेंटर में, तो वहां से जो थ्रूपुट जाएगा कनेक्टिविटी होगी दैट वुड बी एज ऑफ नाउ इज 4.8 MB। जितना मैं इसको बढ़ाऊंगा, अदरवाइज मेरे को बहुत फास्ट चाहिए और दूसरा IOPS के देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ persistent disk which are available। so take an example कि 100 GB तक ये सेम ही रहता है, 100 GB के बाद मेरे को IOPS ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। सो जैसे कि अभी मान लो मेरे को यहाँ पे 200 GB है, तो 200 GB मेरे को 150 IOPS मिलेंगे रीड के और 300 IOPS मेरे को राइट करने के लिए मिलेंगे और इतने MB की मेरी बैंडविड्थ मिलेगी। इसको मैं अगर 2000 कर देता हूँ तो मेरे को आप 1500 IOPS मिलेंगे। so as the memory size will increase you will get more and more IOPS, राइट। एज द मेमोरी विल बी लो यू विल गेट लेस IOPS, बट अगर आपको IOPS भी ज्यादा चाहिए यू कैन डू इट। आई मीन यू हैव टू सेलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड और यू कैन बाय द IOPS आल्सो, देयर इज अ वे व्हिच इज अवेलेबल। अगर मान लो मैंने इसको किया, टेक एन एग्जांपल 20,000 है ना, यानी कि 20 टेराबाइट, तो मेरा एक क्रॉस हो गया कि अगर मैंने 20-30,000 किया तो डजेंट मैटर कि भाई मेरा IOPS हमेशा 3,000 है 15,000 सारा कंज्यूम कर लिया इसने। 240 MB का रीड राइट कैपेसिटी है। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो ऑन योर डिस्क साइज एंड यू हैव टू रिप्लेस द डिस्क, है ना। तो जैसे कि 1 सेकेंड, क्रिएट डिस्क पे मैं कोई क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, SSD और स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क। तो यह बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, रीजन यही सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज किया क्या आपने 500 GB किया, तो 500 GB करता है तो मेरे को कितना IOPS मिलता है 375 दिख रहा है ना, यहाँ पे 375 मिलता है। और अगर मैंने इसको यहाँ पे किया SSD डिस्क तो मेरे को कितना मिला, 500 GB में मेरे को कितना मिला, 3000 IOPS पर सेकेंड रीड एंड राइट के। लुक एट दिस, है ना, यू कैन सी। अगर जैसे मैं SSD करूंगा, स्टैंडर्ड को हटा के स्टैंडर्ड में SSD, बट जैसे मैंने SSD सेलेक्ट किया आई एम गेटिंग मैक्सिमम IOPS, बट आई एम गेटिंग द मैक्सिमम IOPS। और अगर मैं इसको 200 करता हूं तो 6000 मेरा हो गया, है ना, IOPS मेरे बढ़ जाते हैं। अगर मैंने इसको 500 अब मैंने किया तो दैट्स व्हाई SSD इज वेरी कॉस्टली बट इज द फास्टेस्ट वन। अब मैंने 500 किया तो मेरे को कितने मिले, 15,000 ऑफ IOPS रीड के। अगर मैं इसको कर देता हूँ 5000 यानी कि 5 टेराबाइट, सो इफ यू विल सी आई एम गेटिंग 1 lakh till 1 lakh of IOPS। so this is the difference between SSD and HDD. Okay, and you can create your disk and you can attach it also, right? So if you want to attach a different disk, जैसे कि हमारे पास 1 second, where is my notepad, हाँ, जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर के साथ आमतौर पे हम एक ही डिस्क अटैच करके चलते हैं कंप्यूटर में। अभी जैसे ये हमारे पास C डिस्क थी जो हमारी 20 GB की थी। अभी इफ यू वांट टू क्रिएट वन मोर डिस्क एंड यू वांट टू अटैच इट, जैसे कि अभी मैं इसको एक SSD अटैच करनी है मेरे को 200 GB की, यू कैन डू दैट एज अ D ड्राइव। सो यू कैन अटैच विद योर सिस्टम, और आपको D E F जितनी भी ड्राइव अटैच करनी है तो आप अटैच कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से अभी ये किया हुआ है, यहाँ पे मैं एक डिस्क और क्रिएट कर रहा हूँ और इसको इफ यू वांट टू अटैच यू कैन अटैच इट। मेक सेंस? सॉरी, सो सी इफ यू विल सी, मैंने एक जीरो फालतू डाल रखी है, हाँ, इफ यू विल सी
the maximum size that we can do is 65,536 65 टेराबाइट के आसपास हम लास्ट जो है वो डिस्क का साइज रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे. सो इफ आई ट्राई 66 टेराबाइट इट विल नॉट अलाउ. सो परसिस्टेंट डिस्क की एक लिमिटेशन है कि भाई आप यहां तक ही, इस पर्टिकुलर रेंज तक ही आप अपने डिस्क का साइज बना सकते हो. इतना क्लियर है सभी को डिस्क के मामले में? If you have any query, do let me know. 65,000 ना टेराबाइट. 65 no 64 65,000 TB. MB GB, sorry, हाँ? MB. 65,000 is my GB. 65 terabyte is my total capacity in terms of terabyte. TB. So terabyte is 65, GB is 65,536. Could be my maximum size of my persistent disk. बट मेक श्योर जितना साइज आप बढ़ाओगे कॉस्ट उतनी ज्यादा रहेगी. और जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे टाइप्स SDD या SDD, तो उसके हिसाब से आपको कॉस्ट मिलेगी, IOPS के हिसाब से आपको कॉस्ट मिलेगी, है ना. तो प्लीज इंश्योर. बट हाँ, आई लाइक दोज आर हैविंग द सुपर कंप्यूटर्स whatever we call that, but maximum IOPS कितने हो सकते हैं 1 लाख. तो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, दोज आर हैविंग दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और द कॉन्फ़िगरेशन, जिसके 1 लाख तक IOPS होता है ना, या 64 टेराबाइट की जो स्पेस जो है वो सिलेक्ट करते होते हैं. फिर मल्टीपल हम CPUs जो है मल्टीपल टेराबाइट्स के वो डिस्क अटैच करते हैं. दिस इज वन ऑफ द डिस्क यू कैन अटैच एज लाइक एज मेनी एज डिस्क, है ना. जितने चाहो आप उतने डिस्क अटैच कर सकते हो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. 64 टेराबाइट्स की. तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डिस्क और विजय सर, सर छोटी सी क्वेरी थी. जैसे अपना IOPS देख रहे थे ना, तो रीड के IOPS के स्टैंडर्ड वैल्यू राइट के IOPS से हाफ हो रही है हर केस में. आपने जितना भी मेमोरी साइज लिया था ना, हर में वही दिखा रहा था. और सेम थ्रूपुट में जब हम जा रहे थे ना, तो जो अपना स्टैंडर्ड था वो 240 समथिंग समथिंग आ रहा था. यानी जब हम रीड के लिए ले रहे थे तो कुछ लेस आ रहा था, और राइट के लिए थ्रूपुट वैल्यू कुछ ज्यादा आ रहा था. पर वहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू 240 ले रहा था. ये क्या एक स्टैंडर्ड है 240 या फिर कुछ ऐसा? और रीड राइट में क्या ऑलवेज वो ट्वाइस ही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रीड और राइट में ट्वाइस होगा, और ऐसा भी कुछ नहीं. 240 मेमोरी साइज पे जाइए ना, देखिए ना, आपको सेम वैसे ही दिखाएगा. कहाँ दिखा रहा है? ये 1200 दिखा रहे हैं यहाँ पे तो. हाँ, इसमें आप IOPS देखिएगा ना, रीड का आएगा आपका अगर 15 तो राइट का आएगा. उसमें इसमें 9 आ रहा है, लेकिन पहले ये कहाँ लिखा हुआ है कि 15? ये लिखा हुआ 15,000 से 1 लाख तक होगा मणिकांत, और ये 9,000 से 1 लाख. ओके ओके ओके. मैक्सिमम तो 1 लाख दोनों में ही है, रीड राइट. ओके. लेकिन इससे पहले यहाँ पे भी जो आप ले थ्रूपुट रहे थे, भी इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डिस्क एंड टाइप्स ऑफ द डिस्क, है ना. और मेमोरी कितनी आप यूज कर रहे हो, कितना बड़ा आपका स्पेस है. बट आमतौर पे रीड इट्स इजी टू रीड, राइट. रीड करने में कम टाइम लगता है, और राइट करने में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है. डिस्क पे राइट करना, स्पेस फाइंड आउट करने के लिए कि फ्री स्पेस कहाँ पे है, वहां पे जाके उसको राइट करना, और किसी चीज को रीड करना है सिर्फ उसके ऊपर से उसको फाइंड आउट करने में हमेशा कम टाइम लगता है. तो रीड हमेशा ही हर जगह आपको ज्यादा मिलेगा. ओके 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 ओके. है ना. आप अपने दिमाग में कोई चीज नई चीज स्टोर करते हो उसमें टाइम लगता है, बट जो आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी उसको फाइंड आउट करने में कम टाइम लगता है. करेक्ट सर, करेक्ट. तो इसलिए आपकी रीड कैपेसिटी ज्यादा होती है. जी बिल्कुल सर, ठीक है. ओके सर, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्क. वन सेकंड यार. Okay, any more questions around it? No questions. सर मैग्नेटिक क्या कोई IOPS होता है क्या, या वो वोलेटाइल होता है? IOPS तो हर एक का होगा यार. वोलेटाइल भी होगा तो भी क्या होगा. वैसे तो मैग्नेटिक कभी भी वोलेटाइल नहीं होती, वोलेटिक कैशिंग होती है. बट
IOPS हर चीज का होगा। IOPS इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिस्क। जैसे पानी को लीटर में मेजर करते हैं, ऐसे इसकी परफॉर्मेंस को IOPS से मेजर करते हैं, तो करते हैं, IOPS ठीक तो होगा ही। ठीक। आयोस बिल्कुल। मतलब रीड राइट ऑपरेशन, अगर रीड राइट ऑपरेशन ही नहीं कर पाओगे तो मेमोरी का साइज लेने का क्या मतलब। तो आयोप्स तो सबके पास होगा, जो भी कैपेसिटी हो आयोप्स में ही मेजर की जाएगी, जो विजय भाई ने कहा। एब्सोल्युटली, थैंक्स हरी। तो सो मैग्नेटिक नाउ की जब परमानेंट मेमोरी जो ओल्ड टाइम में हम लोग यूज करते थे, मैग्नेटिक टेप, जो हमारे पास टेप रिकॉर्डर में टेप डालते थे वो भी मैग्नेटिक है। फ्लॉपी डिस्क आपका मैग्नेटिक होता है। ये सब ऑब्सलीट हो गया आजकल टाइम से। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, हरिमूर्ति ने बिल्कुल सही शब्दों में बात की कि वो अब नहीं है, वो मैग्नेटिक खत्म हो गया। बट आर्काइव के लिए अभी भी कई जगह मैग्नेटिक यूज करते हैं लोग। वो सस्ता पड़ता है सबसे ज्यादा, बट स्लो होता है, बट ठीक है, सस्ते भी देखना पड़ता है आर्काइव के लिए। ओके, वी विल टॉक अबाउट दोस आल्सो एट अ लेटर स्टेज। दिस इज ऑल अबाउट कि हमारा डिस्क कैसे होता है। डिस्क मतलब दो तरह की, हमने कैशिंग पढ़ी और एक डिस्क पढ़ी। बट व्हाट अबाउट मोर देन 64 GB नाउ? And I mean, like, this is very costly. No, sorry, not GB, 1 TB TB. What about more than 64 TB? Okay. तो और सबसे पहले ये बात, these are persistent disk, I mean, like, these are very costly disk. Hard disk drive, SSD, both these are very costly, very, because they are very close to the CPU. Within the same center, data center, they could be, I mean, like, they could persist, हो सकती है, but still they are very costly भाई लोगों। Now मेरा next point आता है, what about the next storage? So the next storage is my object based storage. Object based storage, तो ये एक स्टोरेज है, ये सबसे ज्यादा जो है यूज में होता है। सो व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज? माय ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज इज नथिंग बट, जैसे कि कोई एक बकेट लगा लो और उस बकेट में डाटा डालते रहो, है ना। सो इसके अंदर डाटा डालते रहे, डाटा डालते रहे, डाटा डालते रहे। ये पता नहीं कि कहाँ पे चल रहा है, मतलब इट विल, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट हाँ, डाटा रैंडमली डलता रहेगा। इसका कोई साइज नहीं है, यू कैन पुट any terabyte of data inside it within this bucket, the object based bucket, the storage, right? So this is my next type of storage and this is very, I mean, like, highly in use। सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हो, जितना भी जो डाटा होगा मेक माई ट्रिप या नेटफ्लिक्स, ये सारा का सारा इसी के अंदर रहता है। यू कैन क्रिएट योर फोल्डर्स एंड देन यू कैन पुट योर डाटा। द साइज कुड बी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी साइज हो सकता है, बस आप डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। कुछ कैटेगरीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट बकेट इज अनलिमिटेड इन साइज। तो दिस इज कॉल्ड माय ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। व्हाई आई एम सेइंग ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज? कि जितने भी डाटा इसके अंदर होते हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि यार इसके अंदर आप बूट नहीं कर सकते इस डिस्क को। जैसे आप ये परसिस्टेंट डिस्क को बूट कर सकते हो, है ना, बोटेबल बना सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक दिस डिस्क एज ए बोटेबल डिस्क। सी ड्राइव आपकी बोटेबल डिस्क होती है, करेक्ट। तो आप इसको बोटेबल डिस्क नहीं बना सकते, या आप इसको एज ए डिस्क यूज नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हो आप, जैसे कि जो डिस्क का जो, जैसे टेक एन एग्जांपल, मेरी ये डिस्क है 10 टेराबाइट की। अब ये यूज में नहीं है, मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया। तो स्नैपशॉट को मैंने स्टोर करना है तो मैं उसको ऐसे बकेट में वो स्टोर हो जाता है जाके। जैसे टेक एन एग्जांपल, जैसे आपका आउटलुक का आर्काइव फाइल बनती है, आर्काइव फाइल का नाम मैं उसका एक्सटेंशन भूल गया, बट जो आर्काइव फाइल होती है उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि 32 GB की एक आर्काइव फाइल बन गई, उसको हमने कहीं CID ड्राइव में रख दिया और उसको हमने स्टोर कर दिया। तो बट यू कैन नॉट सी मेल्स फ्रॉम दोस दैट आर्काइव, राइट? टू सी द ईमेल्स व्हाट यू हैव टू डू कि उसको दोबारा से आउटलुक के साथ अटैच करना पड़ेगा, फिर आपको मेल्स चेक करनी पड़ेगी। तो इन द सेम वे जो ये 32 GB की आर्काइव होगी, यू कैन पुट दैट आर्काइव इन द बकेट, दैट यू कैन डू। और जितना भी डाटा होगा सारे ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होगा, नेम रहेगा हर एक का 32 GB। अच्छा, ये आउटलुक का आर्काइव है, फिर उसको वहां से निकालो। तो इसके एडवांटेज बहुत हैं,
डिसएडवांटेज तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज डिपेंड्स करता है कि आप इसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, कि आपका यूज केस क्या है। अगर आपका यूज केस है कि आपको परसिस्टेंट डिस्क लेनी है, आपका यूज केस है आपको कैशिंग ज्यादा लेनी है, देन यू कैन नॉट यूज दिस ऑब्जेक्ट स्टोरेज, राइट। बट जब आपका ऐसा है कि यार आपको मोस्टली जो डाटा है वो ऑब्जेक्ट स्टोर में डालना है और लेटेंसी इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आई मीन लाइक इट कैन टेक फ्यू सेकंड्स, करेक्ट। तो जैसे नेटफ्लिक्स का डाटा हो गया, प्राइम वीडियो का डाटा हो गया, ये सारे के सारे क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज यूज करते हैं, जीसीपी S3 जो भी है उसके अंदर, और वहां से जो है लिंक रहता है आपके वेबसाइट के ऊपर, और जैसे आप क्लिक करोगे वो डाटा जो है वहां से सर्व होता रहता है धीरे धीरे, जो रहता है वो वहां से वीडियोस जो है धीरे धीरे आती रहती है। दैट मीन्स परसिस्टेंस और कैसे स्टोरेज आपके सिस्टम के साथ अटैच होता है, ऑब्जेक्ट वाला थोड़ा सा डिस्टेंस पे या दूसरे रैक में हो सकता है। नहीं, क्या कहते हैं कि जो कैश होता है वो तो सेम ही रैक में होगा हरी, जो डिस्क होगी वो भी दूसरे उसमें रैक में होंगी, वो सीपीयू के पास होगी, बट हो सकता है सेम डेटा सेंटर में बहुत सारे रैक्स होंगे, तो हो सकता है कहीं दूसरे रैक में हमारी परसिस्टेंट डिस्क हो, बट ऑब्जेक्ट स्टोर कुड बी एनीवेयर, इट्स नॉट लाइक इन द सेम राइट। रीजन में आपको रखना है, आपको मल्टीपल रीजन्स में भी रख सकते हो, या हो सकता है बिल्कुल ही डिफरेंट डेटा सेंटर में वो होगी, और है ना। इसका ऑब्जेक्ट स्टोरेज इसलिए नाम है कि उसको ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखा जाता है, स्टोर करते हैं, जबकि परसिस्टेंट और इसमें हम सेगमेंट करके स्टोर करते हैं डेटा को। आपका एक ही डेटा मल्टीपल सेगमेंट में स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट में कंप्लीट डेटा एक ही ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर होता है, एज इट इज स्टोर होता है, वो सेगमेंटेशन नहीं होता है। फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन नहीं होता है, करेक्ट है। तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, ठीक है, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, बट इसकी कैटेगरीज इन्होंने बनाई हुई है काफी सारी, है ना। सो वन इज लाइक योर सिंपल स्टोरेज वट एवर यू कैन हैव I mean, like regional storage, the one is, and then second is the near line storage, the third is the cold line storage, fourth is the आर्काइवल स्टोरेज। मैं सबसे पहले बात करता हूँ आर्काइवल की। आर्काइवल स्टोरेज क्या होता है, आर्काइवल स्टोरेज वो स्टोरेज होता है जो सिर्फ और सिर्फ आर्काइव रखने के लिए होता है, आर्काइव करने के लिए होता है, कि आपने उसको रख दिया, आपको उसको यूज नहीं करना है। हो सकता है साल में कभी एक बार यूज करना हो, या साल में भी, या 2 साल में कभी एक बार यूज करना हो, या सिर्फ कंप्लायंस मीट करने के लिए आपको क्या है, कई बार कंप्लायंस मीट करना होता है। उस कंप्लायंस को मीट करने के लिए हो सकता है कि आपने डेटा को सिर्फ रख के रख रखा है, जैसे कि कोई भी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जैसे कि लाल पैथ लैब है ना, वो क्या करते हैं कि जितना भी डाटा होता है, ये रिपोर्ट्स आती हैं लोगों की, वो क्या करते हैं सबसे पहले एक वीक के लिए अवेलेबल होती है, 1 महीने के लिए अवेलेबल होती है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए अवेलेबल, 2 महीने के बाद कोई भी बंदा उसको एक्सेस नहीं करता, कोई जाके नहीं कहता कि मेरे को रिपोर्ट दो, है ना। फिर वो क्या करते हैं, उसको आर्काइव कर देते हैं एक लो कॉस्ट जो है स्टोरेज के अंदर, और वो वहां पे 2 साल तक पड़ी रहती है। 2 साल तक क्यों, ताकि कोई भी जब ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, तो पता होना चाहिए कि हर बंदे का डाटा 2 साल तक रखा रहता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऐसा नहीं इसको यूटिलाइज नहीं करते, इन केस ऑफ एक्सेप्शनल केसेस में अगर जरूरत पड़ती है तो इसको यूज कर सकते हैं, वो डाटा हमारे पास है, बट उसकी कॉस्ट होगी थोड़ी सी ज्यादा, विल टॉक अबाउट दैट कॉस्ट ऑल्सो। तो 2 years is the, I mean, like compliance related issue. One of the thing is this one. The second example is, take an example, your ECRM system is there or remedy system is there, right? So in case of ECRM and remedy, जो मैं मैक्सिमम डाटा यूज करता हूँ ECRM में, जो लेटेस्ट टिकट होती है, कब तक यूज करोगे, टेक एन एग्जांपल 3 months तक यूज कर ली मैक्सिमम, या 6 months तक यूज कर ली, है ना। 6 months के बाद मैं वो डाटा किस में डाल देता हूँ, आर्काइव में, क्योंकि मैं, मेरे को पता है 6 months या 1 year के लास्ट वाला डाटा आप यूज नहीं करोगे, है ना। तो वो डाटा मैंने किस में कर दिया, आर्काइव में कर दिया। कब तक के लिए, मैंने फॉर एग्जांपल 5 years या 10 years वट एवर इट इज देयर, कि कभी कोई इस्तेमाल करना है, साल में कभी एक बार करना है, या 5 साल में एक बार करना है, 10 साल में एक बार यूज करना है, तो आई कैन यूज दैट, मेक सेंस। बट वो रेस्ट ऑफ द डाटा विल बी आर्काइव्ड, लाइक वो डाटा आर्काइव में ही रहेगा। सो दिस इज व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ आर्काइव, मेक सेंस, समझ में आया? यस और नो? यस। यस।
बाकी को ऑल राइट, मेक सेंस. So that's the my first thing. But archive सबसे जो मेरी लो कॉस्ट स्टोरेज होती है वो कौन सी होती है? आर्काइव स्टोरेज होती है. कौन सी होती है? आर्काइव स्टोरेज होती है. बट आर्काइव में फिर अगर लोग कहेंगे सब कुछ मैं आर्काइव में रख लेता हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी चीप सर्विसेज, है ना. तो बट आर्काइव के नुकसान क्या होते हैं कि टेक एन एग्जाम्पल, जब आप इस डाटा को रिट्रीव करोगे, एक्सेस करोगे, जितनी बार आप एक्सेस करोगे इसके एक्सेस के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं. री एक्सेस के अगर फॉर एग्जांपल कि मान लो इसमें स्टोर करने का 1 GB का कॉस्ट है 1 रुपीज, आई कैन से, अदर देन कंपेरेटिवली रीजनल या नियर लाइन का. रीजनल का मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपीज फॉर 1 GB है ना. एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, 100 रुपीज फॉर 1 GB. नियर लाइन का मैं मान के चलता हूँ कि 70 रुपीज पर GB है. आर्काइव का कोड लाइन का मैं बात करता हूँ कि 30 रुपीज पर GB है. और आर्काइव का मैं बात करता हूँ, टेक एन एग्जाम्पल, 1 रुपीज ज्यादा सस्ता हो गया है ना, तो 10 रुपीज पर GB मैंने मान लिया कि ये स्टोरेज करने का कॉस्ट है. नाउ 10 रुपीज सबसे सस्ता, 100 के कंपैरिजन में 10 गुना सस्ता है हमारा. मैंने सारा डाटा यहाँ पे स्टोर कर दिया कि भाई हाँ, अगर यहाँ पे होता तो 100 GB के 100 रुपीज के हिसाब से देना होता, यहाँ पे तो 10 रुपीज के हिसाब से देना होगा. पर अगर आपने इसको एक्सेस किया, रिट्रीव किया, तो मेरा 1 GB को रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट होगी 5 रुपीज पर GB. और यहाँ पे जो होती है रीजनल में दिस इज फ्री, नियर लाइन में इट इज ऑलमोस्ट फ्री, कोड लाइन में इट इज अगेन, टेक एन एग्जांपल, इट इज 3 रुपीज पर GB, बट इन आर्काइव इट इज 5 रुपीज पर GB, है ना. ये सम ऑफ द टाइम 7 या 8 रुपीज पर GB होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड. अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि डाटा जो है आर्काइव में जाता है, तो अगर आपने रिक्वेस्ट की, स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट की, तो आपका डाटा 24 टू 48 आवर्स में अवेलेबल होता है. आर्काइव की रिक्वेस्ट की मेरे को डाटा एक्सेस करना है तब आर्काइव से, तो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, फिर आपको एक्सेस करने के लिए दिया जाएगा. बट कई बार लोग होते हैं मेरे को इमीडिएटली एक्सेस करना, आई कैन नॉट, आई एम लाइक दिस इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. आई एम लाइक यू वांट टू इमीडिएटली एक्सेस इट, यू कैन एक्सेस इट, बट नाउ द कॉस्ट विल बी हाई. नाउ द कॉस्ट विल बी 15 रुपीज पर GB और 20 रुपीज पर GB फॉर एक्सेसिंग इट. 15 रुपीज पर GB. अब जितना डाटा आपको एक्सेस करना है डिपेंड्स ऑन यू. आपको 10 GB करना है तो आपको 150 रुपीज पर GB देना होगा. टेराबाइट करना है तो आप समझ सकते हो कि 15,000 रुपीज, वट एवर इट इज. तो जो रिट्राइवल फीस है, जो एक्सेस की फीस है, वो बहुत ज्यादा होती है इन केस ऑफ आर्काइवल. तो आर्काइव में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है, आर्काइव हम तब करते तब हमें पता उस डाटा को हमें टच नहीं करना भाई. अब मेक सेंस? ऐसा नो? यस. यस. Yes, sir. So now my second thing is my cold line storage, right? अब मैं थोड़ा सा मैं ऊपर से बात करता हूँ, स्टैंडर्ड रीजनल स्टोरेज या मैं स्टैंडर्ड स्टोरेज की बात करता हूँ. जो मेरा स्टैंडर्ड स्टोरेज है, तो जो मेरा रीजनल स्टोरेज है, दिस इज माय हाईली अवेलेबल स्टोरेज, ठीक है. और ये हमारे लो, मतलब सेम रीजन में भी अवेलेबल, तो लो लेटेंसी होती है. व्हेनेवर यू वांट टू access it, you can access it any moment of time. You want to access it, you can access it, that's not a problem. You want to store it, you can store it, but इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है. दिस इज ऑल टाइम अवेलेबल, बट इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है. इसकी लो लेटेंसी आपको मिलेगी. ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी में बाद में बात करूंगा, बट दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स. सो दिस इज माय स्टैंडर्ड storage. Then is my second type of storage is my nearline storage. Nearline storage क्या होता है कि जो रीजनल स्टोरेज है उससे मेरी कॉस्ट कम होती है, बट इसको हम तब यूज करते हैं जब मेरे को इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करना हो. इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का भी मतलब क्या होता है कि एक महीने में कभी एक बार, 1 month 1 time, है ना, 1 or 2 times वी कैन से,
तब अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मैं नियर लाइन स्टोरेज यूज कर लूंगा, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड की कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ पे 100 रुपीज पर जीबी, यहाँ पे 70 रुपीज पर जीबी होगी। बट अगर आपने नियर लाइन को एज ए स्टैंडर्ड यूज किया तो आपकी रिट्रीवल फीस फिर से ज्यादा है। यहाँ पे रिट्रीवल फीस कुछ नहीं है, नियर लाइन में टेक एन एग्जांपल, रिट्रीवल फीस विल बी 1 GB, 1 रुपीज पर जीबी, कुछ ना कुछ है ना। तो जितनी बार आप एक्सेस करोगे उतना पैसा लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग वन ट्राई टू बी मोर इंटेलिजेंट कि मैं नियर लाइन में स्टोर कर लेता हूँ और बार बार एक्सेस कर लेता हूँ, नहीं, नियर और स्टैंडर्ड की तरह यूज कर लेता हूँ। मिली सेकंड्स में आप लेटेंसी कम होगी, बट जितनी बार आप रिट्रीव करोगे आप देखोगे यार मेरा बिल इतना ज्यादा कैसे हो गया, मैं तो नियर लाइन यूज कर रहा था। भाई आप नियर लाइन यूज कर रहे हो बट आप रिट्रीवल बहुत ज्यादा कर रहे हो। वी आर रनिंग ए वेरी बिग बिजनेस, है ना, तो हमें पता है, इसलिए हमने पहले ये आपको बताया गया था। देन वी हैव कोल्ड लाइन स्टोरेज। कोल्ड लाइन में क्या है कि भाई जब आपको और कम एक्सेस करना हो, कि 90 दिन में कभी 1 या 2 बार एक्सेस करना हो, 90 डेज में कभी 1 या 2 बार एक्सेस करना हो, तो आप कोल्ड लाइन यूज करो। सो दैट्स ऑल अबाउट माय स्टोरेज पीस। बट अब इसको कैसे करते हैं, इसका एक तरीका और है कि इसको यूटिलाइज करने का। What is that way? That way is like you can create a life cycle policy. Life cycle policy. So what is that life cycle policy? Life cycle policy हमारी ऐसी होती है कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई जैसे ECRM का कोई डाटा है, कोई टिकट्स है, जो मेरी लेटेस्ट टिकट्स है, वो मेरी रहे किसके अंदर, रीजनल स्टोरेज में। फॉर हाउ लॉन्ग, टेक एन एग्जांपल फॉर 30 डेज और फॉर 60 डेज, कि मैं इसको बार बार एक्सेस करता हूँ 30 दिन तक या 60 दिन तक मैक्सिमम, जो भी आपका यूज केस है। नाउ आफ्टर 60 डेज आई वांट टू मूव इट टू माय नियर लाइन स्टोरेज, ठीक है, नियर लाइन स्टोरेज, क्योंकि 60 दिन के बाद मैं हार्डली कोई 1 या 2 बार यूज करूंगा। तो आफ्टर 6 days द डाटा विल बी मूव टू माय नियर लाइन। फॉर हाउ लॉन्ग, इट विल बी देयर फॉर वन मंथ, एंड आई एम लाइक, इसमें लिखा हुआ है ना 1 month तक इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करना है, तो 1 महीना यानी कि 90 डेज, 90 डेज तक वो डाटा कहाँ पे रहेगा, नियर लाइन में रहेगा। फिर 90 डेज के बाद मैं क्या चाहता हूँ, वो मेरा डाटा जो है कोल्ड लाइन में चला जाए, क्योंकि मैं उसको और कम यूज करता हूँ। तो फॉर 90 आफ्टर 90 डेज माय डाटा विल गो टू कोल्ड लाइन। कोल्ड लाइन में कितने टाइम रहेगा, 3 महीने तक, यानी कि 120 दिन और ऐड कर लो, नहीं 90 दिन और ऐड कर लो, तो कितने हो गए 180 डेज। 180 डेज यानी कि 6 month तक मेरा डाटा कोल्ड लाइन में रहा, कोल्ड लाइन तक यहाँ पे रहा। फिर 180 दिन के बाद मैं उस डाटा को एक्सेस नहीं करता, तो मैं उसको कहाँ पे कर दूंगा, आर्काइव कर दूंगा। आफ्टर 180 डेज वो बाय डिफॉल्ट आर्काइव में हो जाए। दिस इज हाउ आई प्लान माई दिस लाइफ साइकिल। ये अपने आप ही होगा, ऐसा नहीं, आप सिर्फ इसकी पॉलिसी सेट करोगे और ये डाटा अपने आप मूव होता रहेगा। इफ यू वांट टू मेक चेंजेस यू कैन मेक चेंजेस ऑल्सो, कि मैं 90 दिन के बाद इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसको कुछ टाइम के बाद मैं चेंज करना चाहता हूँ कि 1 नहीं 2 months तक मेरा डाटा नियर लाइन में रहेगा, फिर मैं 6 month तक ऑनलाइन में रहेगा, यू कैन डू दैट। बट आई लाइक द चार्जेस एसोसिएटेड विद ईच स्टोरेज टाइप। दिस इज व्हाट आई कैन डू, हाउ आई कैन मेक द थिंग्स। इतना समझ में आया सभी को, यस और नो? यस। ओके, बाकी को समझ में आया भाई? Cool. So that is all about my storage. Now they talk about the durability. So durability and availability, both are different things, right? Durability and availability. So what is durability? So I'm like every CSP set they are available for 99.119, ठीक है। So 11.9 तक ड्यूरेबिलिटी है। सो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ डाटा की। अगर मान लो मिलियंस ऑफ फाइल है, 1 million फाइल में से कोई एक फाइल जो है कोई 100 million ईयर्स या 100 ईयर्स में से कोई एक 1 million में से एक फाइल लॉस होने के चांसेस है, तो वो ना के बराबर है, मतलब आपका डाटा कभी भी लॉस नहीं होगा। जो आपने डाटा स्टोर कर दिया, ये क्या करते हैं बैक एंड में मल्टीपल रीजन्स में सिलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, कि अगर आपने एक रीजन में सिलेक्ट किया तो ये इसकी कॉपी स्टोर करते रहते हैं, कल को एक रीजन में कुछ बात होगी तो डाटा इज अवेलेबल। सो दैट इज कॉल्ड योर
ड्यूरेबिलिटी एंड स्पेशली ऑल अराउंड योर रीजनल स्टोरेज में तो ऐसा होता ही होता है। जैसे जैसे आप नियर लाइन और आर्काइव में बढ़ते जाओगे, ये जो बैकअप से ही कम होते जाएंगे, एक या दो बैकअप कम होते जाएंगे। अवेलेबिलिटी का डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज यू आर पिकअपिंग, है ना। रीजनल, नियर लाइन, कॉर्ड लाइन, आर्काइव। आर्काइव में अवेलेबिलिटी हमेशा कम रहती है क्योंकि आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, फिर आपको डाटा आर्काइव होने को मिलेगा। और बट जो एसएलए होता है वो करीबन 99.99 रहता है, या सम ऑफ द टाइम 99.9 रहता है। इसका कारण क्या रहता है कि कभी कोई मेंटेनेंस चल रही है किसी भी डाटा सेंटर में या किसी भी स्टोरेज के हाइपरवाइजर में, तो उसका वो टाइमलाइन लेते हैं दैट, या कोई डिजास्टर हो गया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका डाटा अवेलेबल नहीं होगा, बट वो डाटा हमेशा रहेगा। सो वो डाटा हमेशा रहेगा, इसका मतलब क्या है, वो ड्यूरेबल है। ऐसा नहीं कि इस डाटा सेंटर में आग लग गई तो वो डाटा लॉस हो गया, नहीं, वो हमेशा बैकअप रखते हैं। जब ये डाटा सेंटर दोबारा से अप आएगा, लाइव हो जाएगा, तब वो डाटा दोबारा से आपको यहाँ से एक्सेस करने को मिल जाएगा, जब भी मतलब वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। सो दैट मीन्स द ड्यूरेबल डाटा इज ड्यूरेबल बट अवेलेबल इज देयर फॉर सम लेस टाइम। सो उसकी अवेलेबिलिटी इंपैक्ट होगी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 सेकेंड, तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूं और मैं जाऊं अपने स्टोरेज के ऊपर, ये मेरा स्टोरेज है, और यहाँ पे मैं स्टोरेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ बकेट यू वांट टू सेलेक्ट, and the one more important thing is this is our global service. This is a global service. So what do you mean by global services कि it's not a regional basis, कि ऐसा नहीं कि किसी particular region में जाके आपका डाटा स्टोर होता है या वहीं पे रहता है। I mean like you can access it from any region and you can store your data in any of the regions, ठीक है। पर जो भी आपका बकेट का नाम होगा वो हमेशा यूनिक रहेगा। बकेट का नाम जो होगा वो हमेशा यूनिक रहेगा। टेक एन एग्जाम्पल कि आपने कोई बकेट का नाम उठाया, जैसे ECRM डंप 2020। अगर किसी ने इसको एक्सेस मतलब ऑलरेडी किसी ने इस नाम से बकेट बना रखा तो ऑब्वियसली आपको ये बकेट नहीं बनने देगा, बट अगर आपने बना लिया तो आप दोबारा इसी नाम से बकेट नहीं बना सकते। दिस इज ग्लोबल इन नेचर, ठीक है। तो एक बार जो बकेट बन गया वो एक ही बार से बने रहेगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड में जो सर्विसेज चलती है वो एक ही आई मीन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है, ग्लोबली रहती है। तो हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दे सेग्रीगेटेड ऐसा unique name, DNS name or unique name. We'll talk about that also, why this is so much unique in nature, but this is how they do it. दुनिया भर का डाटा सबका यहाँ पे रहता है, अगर सब सेम नाम से स्टोरेज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसका कौन सा डाटा है। तो हमेशा जो है बकेट यूनिक नेम से रहेगी, हर कस्टमर के अलग रहेगी, और जिस कस्टमर ने एक नाम सेलेक्ट कर लिया आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उस बकेट में आप कितना भी डाटा डालो, दैट योर चॉइस, ठीक है। तो बकेट का नाम जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया क्लाउड सिक्योरिटी बैच 31, है ना। तो ये मैंने किया, तो मैंने चेक किया कंटिन्यू करने के लिए कि नाम है कि नहीं, नाम मेरा ले लिया बकेट में। कहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर करना चाहते हो? मल्टी रीजन्स का मतलब ये कि आपका डाटा जो है एक या एक से ज्यादा रीजन्स में स्टोर रहेगा, ताकि उसके बैकअप्स भी रहे। ड्यूअल रीजन से मतलब दो रीजन्स में स्टोर रहेगा। रीजन्स का मतलब एक ही रीजन में आपका स्टोर रहेगा, बट दो तीन डाटा सेंटर्स में विद इन द सेम रीजन, ठीक है। बट इसमें लेटेंसी सबसे ज्यादा कम रहेगी। तो टेक एन एग्जांपल, मैं अपना डाटा स्टोर करना चाहता हूँ इंडिया में कहीं बकेट बनाना चाहता हूँ, तो मुंबई मैंने सिलेक्ट कर लिया साउथ ईस्ट 1, ठीक है। मल्टी रीजन में सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद कौन सा स्टोरेज टाइप आप सिलेक्ट करना चाहते हो? स्टैंडर्ड, नियर लाइन, कॉर्ड लाइन, आर्काइव। वी टॉक अबाउट दैट, है ना, कि स्टैंडर्ड में क्या होता है, नियर लाइन में क्या होता है। मैंने स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया। और आप एक्सेस कैसे करना चाहते हो, यूनिफॉर्म या फाइन ग्रेड? अभी मैं फाइन ग्रेड मतलब जो नॉर्मल एक्सेस है उसके साथ में जाना चाह रहा हूँ। एडवांस सेटिंग एनक्रिप्शन, यानी कि इसको आप सिक्योर करना कैसे चाहते हो? मैं अभी जो गूगल की प्रोवाइडेड सिक्योरिटी उसी के साथ जाना चाह रहा हूँ अभी। एंड देन आई क्लिक ऑन क्रिएट। सो राइट साइड में आप देखोगे तो उसका चार्जेस भी दिखाना शुरू हो गया। सो दिस इज माय bucket which is created. If you will see, this is my bucket, and I can access it. I mean like if you want to upload some of the file, you click on files,
यार एक सेकंड रुको, जैसे कि मान लो मैंने इसमें किया और अपलोड मेरा डाटा हो गया, अपलोडिंग डाटा वन बाय वन, ये मैंने यहाँ पे डाटा अपलोड होना शुरू हो गया. नाउ इज इट पब्लिक इन नेचर? नो, दिस इज नॉट पब्लिक इन नेचर. दिस इज माय स्टोरेज क्लास. क्या मेरी स्टैंडर्ड क्लास है, ये मेरी टाइप हो गई ना, ये फाइल का नाम आ गया है. एनक्रिप्शन जो है उसकी प्रोवाइडेड एनक्रिप्शन जो है, एक्सपायरेशन डेट कोई मेरी है नहीं, एंड देन आई कैन download this file from here. If you want, I mean, like from the storage, if you want to access or download it, you can download it. So this is how I upload my file. So this is my file which I uploaded and I can access it now. Make sense? इतना समझ में आया जी सबको? सर. हाँ जी. So okay. इसमें अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? डू लेट मी नो. फिर मैं और वी विल टेक. ओके, कुलदीप चौहान लेफ्ट. हाँ, बाकी किसी को कुछ इश्यू? Then we will continue the same session tomorrow.